मित्रों नमस्कार। कहते हैं कि जीवन में कभी न कभी निराशा आती है, हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग किया जा सकता है। जब हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, अकेले हो जाएं, बेचैन हो जाएं, फिर आपको प्रेरणा मिलती है। जब आप पूरी तरह से हार जाते हो, निराश हो जाते हो, कहीं कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती है, तब आप शांत बैठ जाएं, चुपचाप बैठ जाएं, तभी परमात्मा सहायता करते हैं। अर्जुन सब तरफ से हार गया था, तभी कृष्ण ने सहायता की। यदि आप हारते नहीं हो तो परमात्मा सहायता नहीं करते। आप अपने सभी प्रयास कर लेते हो, फिर भी सफलता नहीं मिलती, तब एक निराशा उत्पन्न होती है। लेकिन उस निराशा का उपयोग इस प्रकार से करें कि आप शांत हो जाएं, विनम्र हो जाएं, शून्य हो जाएं, तभी आपको सफलता मिलती। भगवान बुद्ध ने कई प्रयास किए, लाखों प्रयास किए, लेकिन उनको ज्ञान नहीं मिल रहा था। मोक्ष और ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। वह थक हार गए, तपस्या से इतने कमजोर हो गए कि वह हल्की सी बहती हुई नदी में भी ठहर नहीं पा रहे थे। लकड़ी का सहारा, डाली का सहारा लेकर पेड़ की वो टिक भी नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने सभी प्रयास छोड़ दिए और एक बालिका जो प्रतिदिन उनके पास कुछ भोजन लाकर उनको भोजन के लिए मनाती थी, पर वो भोजन नहीं करते थे क्योंकि वह तपस्या कर अपने शरीर को बिल्कुल गला चुके थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। लेकिन उस दिन भगवान बुद्ध ने सभी प्रयास छोड़ दिए और वो जब खीर लेकर आई बालिका तो उन्होंने कहा अब मैं कोई प्रयास नहीं करूँगा, और उस खीर का स्वाद लिया और उस खीर को खाने के पश्चात वह चांदनी रात में जंगल में ही लेट गए। फिर उनको बहुत ही आनंद का एहसास हुआ, तृप्ति का एहसास हुआ। अब कोई कार्य नहीं बचा था, न कोई भाग दौड़ थी, न किसी लक्ष्य को प्राप्त करना था। उसी सभी प्रकार की भाग दौड़ छोड़ने की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। चांदनी रात थी, चंद्रमा की किरणें उनके शरीर पर पड़ रही थी, चारों तरफ के वातावरण को दिव्य बना रही थी। उनका मन शून्य हो चुका था, मस्तिष्क में विचार तिरोहित हो चुके थे। उसी अवस्था में उनको परम आनंद अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार हमें सभी प्रयास छोड़ देने होते हैं, अपने आप को परमात्मा को सौंप देना होता है, हमारे अहंकार को छोड़ देना होता है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है। समीक्षावाद, किसी एक विचारधारा को लेकर न चलना। आपके सामने कई विचार आएंगे, कई लोगों की बातें आएगी, लेकिन आप सभी पक्षों को सुने। किसी एक पक्ष को सुनकर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आप वामपंथियों को भी सुने, दक्षिण पंथियों को भी सुने, जितने भी विचारधारा हैं विश्व में, समाज में, उन सभी का अध्ययन करें, पढ़ें, फिर उससे अपना स्वयं का एक विचार बनाएं, तभी आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। भगवान बुद्ध ने सभी विचारधाराओं, सभी धर्म अवलंबियों का पालन किया, तपस्या की, लेकिन अंत में उन्हें अपने आप की एक विचारधारा बनानी पड़ी। हर व्यक्ति अनूठा है, उसे अपने मार्ग का ही निर्माण स्वयं करना होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है अप दीपो भव, अपना मार्ग अपने आप को ही बनाना है, अपने मार्ग को प्रकाशित स्वयं को ही करना है, अपने दीपक को स्वयं ही जलाना है। अपनी रोशनी से ही ज्ञान का बीज अंकुरित होता है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। पश्चिम में हम ज्ञानियों को देखते हैं तो उसमें एक अहंकार होता है, लेकिन भारतीय दर्शन ही यह सिखाता है कि विनम्र बनो। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता से ही विद्या प्राप्त होती है। हेगल ने डायलेक्टिक सिद्धांत दिया था, डायलेक्टिक आइडियलिज्म दिया था, और उनके बारे में जो कि मार्क्स के गुरु थे, उन्होंने कहा है कि मैंने हेगल के सिद्धांत जो सिर के बल खड़ा था उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है। फिर मार्क्स के ही शिष्य जॉर्ज लुकास हुए तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि मैंने नियो मार्क्सिज्म
दिया है और इसमें मार्क्स का जो सिद्धांत सिर के बल खड़ा था उसे मैंने सीधा कर दिया, पैरों के बल खड़ा कर दिया। पश्चिम में गुरुओं के प्रति उस प्रकार का सम्मान नहीं है जहाँ भारत में होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी आपको जो गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु ही वह शक्ति है जो परमात्मा से मिलन कराती है। इसलिए भारत में गुरु का बड़ा ही सम्मान है और वास्तव में गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए भारत में जो दर्शन उत्पन्न हुआ है वो पश्चिम से बिल्कुल अलग है। यहाँ सभी के प्रति सम्मान की भावना है, लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं है। वहाँ एक प्रकार का अहंकार है जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने पर लगा हुआ है। लेकिन भारत में दूसरों का सम्मान सबसे ज़्यादा किया जाता है, विनम्रता का भाव है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस लिखते हैं तो सभी शक्तियों को, शिव पार्वतियों को नमन करते हैं और तो और वे राक्षसों को भी, बुरी शक्तियों को भी प्रणाम करते हैं ताकि वह उनके महत् कार्य में, रामचरितमानस लिखने के कार्य में सहयोग प्रदान करें। एक एक कण से प्रार्थना करते हैं कि वह मुझे सहयोग प्रदान करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मेरा यह कार्य सफल हो। लेकिन पश्चिम में यह भाव नहीं है। वहाँ पेटेंट कराने की होड़ है कि चाहे दूसरों की खोज हो लेकिन मेरे नाम से वह सिद्ध हो जाए, मेरे नाम से छप जाए। लेकिन भारत में कभी अपने नाम को गौरवान्वित करने का प्रयास नहीं किया गया। एक विनम्र भाव है कि मैंने जो जाना है वो मैंने नहीं, वह कहीं न कहीं दूसरों की बताई हुई बात है, बता हुआ ज्ञान है, तो मैं कैसे उसे अपना सिद्ध कर दूं। इसलिए आपको किसी भी खोज पर किसी एक वैज्ञानिक ऋषि का नाम नहीं मिलता है। उन्होंने यही कहा है कि मैंने इन मंत्रों को देखा है, दर्शन किया है, बाकी ज्ञान ऊपर से आया है, परमात्मा ने दिया है या बड़े पूर्वज ऋषियों ने दिया है। दोस्तों, हम लास्ट में स्वास्थ्य की बात करते हैं। कैंसर बहुत बढ़ रहा है भारत में। कैंसर की जांचें कहाँ कहाँ हैं? कैंसर की जो 5 जांचें हैं जो हमारे देश में हैं, उसमें पहली है फुल बॉडी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दूसरी है गैलिनियम 68 PSMA पेट सीटी, प्रोटॉन थेरेपी चौथी है और 5वीं है जीन थेरेपी आधारित दवाएं। पहली जो फुल बॉडी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, बिना रेडिएशन के शरीर के सभी टिश्यू और अंगों में ट्यूमर का पता लगाता है। बिना रेडिएशन के यह आपकी पूरी शरीर की जांच कर लेता है और आपके जितने भी टिश्यू, ऊतक हैं और अंग हैं उसमें ट्यूमर का पता लगा लेता है। और ये जांच कहाँ कहाँ होती है? अपोलो, टाटा मेमोरियल, मेदांता, फोर्टिस। दूसरी जो जांच है गैलेनियम 68 PSMA पेट सीटी, प्रोस्टेट कैंसर और कुछ अन्य कैंसर के उन्नत स्टेज को डिटेक्ट करने में मदद करता है। कहाँ होती है ये जांच? टाटा मेमोरियल, एम्स दिल्ली, रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई। तीसरी जो जांच है लिक्विड बायोप्सी, केवल ब्लड टेस्ट के द्वारा यह शरीर के शुरुआती चरण में कैंसर का पता लगा लेता है। कहाँ है इसकी जांचें? टाटा मेमोरियल, फोर्टिस, एम्स दिल्ली, कुछ प्राइवेट लैब्स भी। प्रोटीन थेरेपी रेडिएशन थेरेपी का उन्नत ही रूप है। रेडिएशन के द्वारा जो जांच की जाती है उसी का यह रेडिएशन थेरेपी उन्नत रूप है। इसमें कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर दिया जाता है और स्वस्थ टिश्यू को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाता है। कहाँ है यह जांच इसकी? तो अपोलो चेन्नई में। और जीन थेरेपी आधारित दवाएं जो 5वीं जांच है, दवाएं हैं, आनुवांशिक संरचना में बदलाव कर कैंसर को बढ़ने से रोकती है। आनुवांशिक संरचना में बदलाव करके ये कैंसर को बढ़ने से रोकने का प्रयास करती है। इसकी जांच कहाँ उपलब्ध है? तो टाटा मेमोरियल, एम्स, रिलायंस लाइफ साइंसेज। इस प्रकार से कैंसर की ये जांचें और दवाएं भारत में इन स्थानों पर उपलब्ध है। कैंसर से बचने के लिए हमें रासायनिक खाद के अनाज, सब्जियां, फल, फ्रूट आदि बंद करने होंगे। स्वयं को खेती करनी होगी ऑर्गेनिक, या जहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है उन उत्पादों को ग्रहण करना होगा, क्योंकि रासायनिक खाद के द्वारा हमारा म्यूटेशन शरीर में जो होता है वो हानिकारक है। रासायनिक खाद चारों तरफ फैल चुका है हमारी फसलों में,
घास में गाय भैंस जो भी घास चरती है उसके द्वारा जो दूध निकलता है उसमें भी रासायनिक तत्व पाए गए हैं, माँ के दूध में भी पाए गए हैं। इस प्रकार हम रासायनिक खाद के इस विनाशक रूप से कहीं से बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब जागने की आवश्यकता है ताकि हम कैंसर के अलावा और भी कई बीमारियां हैं जो रासायनिक खाद के प्रभाव से उत्पन्न हो रही हैं उनसे बच सकें और इस मानवता को सुरक्षित रख सकें, इस पृथ्वी को सुंदर बनाए रख सकें, स्वस्थ रख सकें पृथ्वीवासियों को। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। सभी के बीच में बैठे, सभी के शरीर में बैठे परमात्मा को नमन। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।